फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंथियान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के बारे में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह प्लूरलिस्ट थ्योरी के एक्सपोनेंट्स ने मोनेस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। तो जैसा कि प्लूरलिस्ट थ्योरी काफी वास्ट है, इसीलिए मैंने इसे पार्ट्स में बनाया है। ये पार्ट 1 है वीडियो का एंड पार्ट 2 भी बहुत ज्यादा जल्दी आएगा। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपके रिविजन में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है प्लूरलिस्ट थ्योरी पढ़ने से पहले, वो ये है कि कभी भी प्लूरलिस्ट जो थे वो स्टेट को अबॉलिश नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वो कभी नहीं चाहते थे कि स्टेट खत्म हो जाए। वो बस इतना चाहते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे और सारी सॉवरेन पावर स्टेट को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, पावर शुड बी डिवाइडेड, सॉवरेनिटी शुड बी डिवाइडेड, बस। सो गाइज, अब हम बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर प्लूरलिस्ट थ्योरी आई क्यों। ठीक है, जिस तरह से मोनेस्टिक थ्योरी ने स्टेट को अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम सॉवरेन बनाया था, उस वजह से क्या हो रहा था कि जो इंडिविजुअल्स थे वो डम ड्रिवन कैटल हो गए थे। ठीक है, जो जानवर होते हैं, जानवर आपसे पूछते नहीं है जब आप उन्हें डिक्टेट्स देते, जब अपन उन्हें ऑर्डर देते हैं कि इधर बैठो या उधर बैठो। ठीक है, वो वैसा ही करते हैं जैसा आप उन्हें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग है ना, उसे ट्रेन कर दो थोड़ा सा एंड आप जैसा बोलोगे वो वैसा करेगा बिना किसी सवाल जवाब के। उसी तरीके से इंडिविजुअल्स की हालत हो गई थी। इंडिविजुअल्स आर रैशनल बीइंग, उन्हें हक है कि वो पूरी कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन ले, बट मोनेस्टिक थ्योरी ऐसा होने ही नहीं दे रही थी। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल्स थे वो सिर्फ जानवरों की तरह रह गए थे, उन्हें जैसा बोला जाता था वो वैसा करते थे। इसीलिए टू क्रिटिसाइज दिस थ्योरी एंड टू रिमूव दिस थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी सामने आई। जब एक्चुअल प्रैक्टिस की बात होती है, ठीक है, हकीकत में ये सारे ऑर्डर्स इंसानों को कौन देता है? गवर्नमेंट देती है कि नहीं? सो जब मोनेस्टिक थ्योरी में गवर्नमेंट ऐसे ऑर्डर्स देती इंडिविजुअल्स को, तो ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो समझदार हो या बेवकूफ हो। बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज वो भी तो ह्यूमंस ही है ना। एंड यहाँ पे देखो, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को ऑर्डर दे रहा है। अब वो समझदार हो सकते हैं या बेवकूफ हो सकते हैं या लालची हो सकते हैं या दयावान हो सकते हैं, जो भी लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं। लेकिन किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा कि वो लोग डिवाइन एंड इनफॉलेबल है। ठीक है, यानी भगवान वाली शक्तियां हैं उनमें और इनफॉलेबल है, मतलब उनमें कोई फॉल्ट नहीं है। ऐसा किसी केस में नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो ह्यूमन बींग्स ही तो है ना, इंसान ही तो है ना। तो इंसान तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? मोनेस्टिक थ्योरी ने क्या किया? स्टेट को कंप्लीटली सॉवरेन बना दिया। स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्टेट को रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स देगी इंडिविजुअल्स को, वो इंडिविजुअल्स को मानने होंगे, है कि नहीं? एक डम ड्रिवन कैटल की तरह, जानवरों की तरह, कि वो सवाल तक नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया? सबऑर्डिनेशन आ गया। एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, दैट इज गवर्नमेंट, वो दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मींस दूसरा जो ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, दैट इज सिटीजन्स, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनके सबऑर्डिनेट है, विच इज रॉन्ग। देयर इज कंप्लीट सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेट ऑफ इंडिविजुअल्स टू अनदर सेट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। इसी वजह से प्लूरलिस्ट थ्योरी सामने आई एज अ रिएक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जॉन ऑस्टिन। ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स थे जॉन ऑस्टिन के? हमने मोनेस्टिक थ्योरी में डिस्कस किए थे। दैट सॉवरेनिटी इज एब्सोल्यूट, ऑटोक्रेट, अनलिमिटेड एंड इनडिविजिबल इन कैरेक्टर। सो प्लूरलिस्ट्स ने जिस तरह से सॉवरेनिटी पर अटैक किया है, ये किस पर बेस्ड है? किस डॉक्ट्रीन पर बेस्ड है? ये बेस्ड है डॉक्ट्रीन ऑफ पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, डॉक्ट्रीन ऑफ पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। सो प्लूरलिस्ट प्रिंसिपल्स 19th एंड स्पेसिफिकली 20th सेंचुरी में फॉर्म हुए थे, जिन्होंने वेहिमेंटली क्रिटिसाइज किया मोनेस्टिक थ्योरी को। सो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ने ये कहा, सॉवरेनिटी डज नॉट रिजाइड ओनली इन द स्टेट। ठीक है, सॉवरेनिटी सिर्फ ए स्टेट में ही नहीं रहती या स्टेट के पास ही नहीं रहती। ठीक है, सॉवरेन पावर सिर्फ स्टेट ही होल्ड नहीं करता, बट इट इज लोकेटेड इन सेवरल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस। ठीक है,
वो सॉवरेन पावर सिर्फ स्टेट के पास ना रहकर कुछ इकोनॉमिक, कुछ पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, कुछ सोशल, ठीक है, कुछ कल्चरल एंड कुछ मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस के पास भी रहती है, विच पोजेस इंडिपेंडेंट एंड इक्विवेलेंट पावर्स एंड राइट्स टू द स्टेट। इनके पास जो ताकत है वो भी स्टेट के बराबर ही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है इनकी पावर, इक्विवेलेंट है यानी इक्वल है स्टेट से। गाइस ये बहुत ही सिंपल लाइंस में आपको मैंने बताया कि प्लूरलिस्ट थ्योरी आखिर कहती क्या है या क्या कहना चाहती है, तो आप इसे जरूर लिखिएगा। प्लस प्लूरलिस्ट का मानना यह था कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता स्टेट के अंदर, ठीक है, कोई भी एसोसिएशन बड़ी या छोटी नहीं होती, एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, हर एसोसिएशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन इक्वल है यार, स्टेटस में देखें तो सभी इक्वल है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। So guys, according to pluralism, it is erroneous to tell the state that it is the biggest and greatest of all, ठीक है, ऐसा कहना प्लूरलिज्म के अकॉर्डिंग, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि स्टेट सबसे बड़ा है एंड सबसे ग्रेट है, ठीक है, ये कहना गलत होगा अकॉर्डिंग टू प्लूरलिज्म। क्यों? क्योंकि प्लूरलिज्म के अकॉर्डिंग सब इक्वल है ना, सब बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। सो ये जो आइडिया है सॉवरेंटी का, ये मीनिंगलेस है, ठीक है, एंड इट इज फेटल, ठीक है, ये इससे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। इससे जब डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है तो इसे हटा ही देना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए, है ना। सो इट शुड बी relinquished, मीन्स इट शुड बी abandoned, इसे छोड़ देना चाहिए इस आइडिया को। क्रैब ने क्या कहा है? क्रैब ने कहा है द नोशन ऑफ सॉवरेंटी मस्ट बी एक्सपंज्ड फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब जो नोशन है, जो आइडिया है सॉवरेंटी का, इट शुड बी एक्सपंज्ड, इट मस्ट बी एक्सपंज्ड। एक्सपंज्ड का मतलब क्या होता है? टू इरेज और स्ट्राइक आउट, ठीक है, इसे मिटा देना चाहिए। जो नोशन है सॉवरेंटी का, इसे मिटा देना चाहिए। कहां से मिटा दे? पॉलिटिकल थ्योरी से मिटा दो, है ना, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कहा है क्रैब ने। सो गाइस, मोनास्टिक थ्योरी वाज हार्शली कंडेम्ड बाय मैकाइवर, डर्कहाइम एंड लास्की एटसेट्रा, और भी बहुत सारे जो हैं राइटर्स, उन्होंने कंडेम किया है इस थ्योरी को। सो अब गाइस, अब हम देखेंगे कि आखिर प्लूरलिस्ट्स किस प्रिंसिपल पर अपनी थ्योरी बिल्डअप करते हैं, ठीक है, किस प्रिंसिपल पर आखिर इनकी थ्योरी बेस्ड होती है। वो बेस्ड होती है इस प्रिंसिपल पर दैट सोसाइटी में काफी सारी एसोसिएशंस रहती हैं, ठीक है, सोसाइटी में काफी सारी एसोसिएशंस रहती हैं। इस प्रिंसिपल पर प्लूरलिस्ट अपनी थ्योरी बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू शाओ, शाओ ने कहा कि प्लूरलिस्टिक स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है, मीन्स इससे ज्यादा सोर्सेज हैं अथॉरिटी के। बट मोनेस्टिक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी, तभी उसे मोनेस्टिक थ्योरी कहते हैं, मोनो, है ना। एंड वो सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या था? स्टेट था, सॉवरेंटी, राइट। शाओ ने आगे क्या कहा? वो अथॉरिटी जो है वो डिवाइड होती है पार्ट्स में, एंड इट शुड बी डिवाइडेड, है ना, वो डिवाइड होनी भी चाहिए एंड वो होती भी है, ऐसा शाओ का कहना था। आई होप आप अपने माइंड में कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं मोनेस्टिक थ्योरी और प्लूरलिस्टिक थ्योरी के बीच में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा अथॉरिटी पर ही बेस्ड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे प्लूरल यानी एक से ज़्यादा अथॉरिटी की बात हो रही है, वहाँ पे मोनेस्टिक यानी मोनो, एक अथॉरिटी की बात हो रही है। तो ये बेसिक चीज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए कंपैरिजन ड्रॉ करने के वक्त, ठीक है। सो गाइज, हमें एक बेसिक चीज यहाँ पे जानना जरूरी है, जो है एसोसिएशन का मीनिंग, ठीक है, क्योंकि एसोसिएशन मैं बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने एक स्लाइड डाल दी एसोसिएशन के मीनिंग की। ओके, इफ यू वांट आप डेफिनेटली से स्किप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन रिफर्स टू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स मेंबर्स which motivates them to come together and work together. So एसोसिएशन एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन रहती है, ठीक है, ह्यूमंस मिलके इसे फॉर्म करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, किस लिए ये बनती है? इसका पर्पस होता है कि इसे कॉमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना रहता है अपने मेंबर्स का। जो इसके मेंबर्स रहते हैं उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एसोसिएशन फॉर्म होती है।
विच मोटिवेट्स देम, किसे मोटिवेट करती है? अपने मेंबर्स को मोटिवेट करती है टू कम टुगेदर, साथ में आओ और काम करो एंड वर्क टुगेदर, ठीक है। सो गाइज हम देखते हैं कि स्टेट एक प्रिविलेज्ड पोजीशन एंजॉय करता है। प्रिविलेज्ड पोजीशन कैसे एंजॉय करता है? ऐसे कि उसका ज्यूरिसडिक्शन इज कंपल्सरी ओवर ऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस विद इन इट्स फोल्ड। मतलब जो भी उसका ज्यूरिसडिक्शन रहता है, ठीक है, वो उसके स्टेट के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, जो भी एसोसिएशंस रह रही हैं, उन पर होता है, ठीक है। मतलब स्टेट का अधिकार जो है ऑर्डर देने का, वो जितने भी इंडिविजुअल्स उसके अंदर रह रहे हैं, ठीक है, जितनी भी एसोसिएशंस उसके अंदर हैं या उसकी बाउंड्रीज में है, उन सब पर होता है ना। यही प्रिविलेज्ड पोजीशन स्टेट एंजॉय करता है। इट इज इक्विप्ड विद कोर्सिव पावर्स so that it can punish those who ignore or defy its commands। मतलब इसके पास कोर्सिव पावर्स रहती हैं, ठीक है, इसके पास फोर्सफुल पावर्स रहती हैं, जिस वजह से ये पनिश कर सकता है उन लोगों को जो इसके ऑर्डर्स एंड कमांड्स को इग्नोर करते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है, उन लोगों को स्टेट पनिश कर सकता है। These characteristics do not automatically establish the superior authority of the state। तो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रिविलेज्ड पोजीशन एंजॉय करने की, कोर्सिव पावर्स की, ठीक है, जो स्टेट के पास है, ये सब ये स्टैब्लिश नहीं कर देती कि स्टेट जो है वो सुप्रीम है या सुपीरियर है, ठीक है। ये सारी चीजें इस बात का सबूत नहीं है कि स्टेट एक सुपीरियर अथॉरिटी है, ठीक है। इस बात को ये सारी चीजें साबित नहीं करती हैं अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट्स। प्लस हम ये भी कहते हैं कि स्टेट के ऊपर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हायर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट के पास होती है। द प्लूरलिस्ट्स रिक्वायर द स्टेट टू जस्टिफाई द एक्सरसाइज ऑफ इट्स स्पेशल पावर्स। सो प्लूरलिस्ट बेसिकली ये चाहते हैं कि स्टेट जस्टिफाई करे, स्टेट एक एक्सप्लेनेशन दे, स्टेट एक अच्छा रीजन दे प्लूरलिस्ट को कि भाई वो कैसे सुप्रीम है या कैसे सुपीरियर है, या उसके पास ये स्पेशल पावर्स क्यों है, ठीक है, स्पेशल पावर्स क्यों एक्सरसाइज कर सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन स्टेट को देना होगा। किन्हें? प्लूरलिस्ट को। यही था आपका जस्टिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली स्टेट को बताना पड़ेगा कि वो क्यों आखिर इतने कोअर्सिव पावर्स, ये प्रिविलेज्ड पोजीशन जो उसे मिली हुई है, वो ये एक्सरसाइज करेगा। क्या दूसरी एसोसिएशंस ये एक्सरसाइज नहीं कर सकती? क्यों वो स्टेट को हायर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? तो ये सारी चीजें स्टेट को एक्सप्लेन करनी होगी कि मुझे ये पावर्स इसलिए दी गई हैं। तो स्टेट को बताना पड़ेगा कि वो ये स्पेशल पावर्स क्यों एंजॉय करता है, ठीक है, ये स्पेशल पावर्स क्यों उसे मिली हुई हैं। यही प्लूरलिस्ट चाहते हैं। सो गाइस, जो सॉवरेन अथॉरिटी है स्टेट की, उसको अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं दिया हुआ है प्लूरलिस्ट्स ने। मेरा क्या मतलब है कि अनकंडीशनल सपोर्ट, ठीक है, मतलब कि जैसे मोनेस्टिक थ्योरी के एक्सपोनेंट्स जैसे कि जॉन ऑस्टिन, उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट देके रखा था सॉवरेन अथॉरिटी को स्टेट की। बट प्लूरलिस्ट अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते सॉवरेन अथॉरिटी को, ठीक है, वो कुछ कंडीशंस जोड़ते हैं इस सॉवरेन अथॉरिटी से। जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि बताना पड़ेगा स्टेट को कि वो क्यों आखिर ये सुपीरियर पावर्स एंजॉय करता है, ठीक है, उसे जस्टिफिकेशन देना होगा अपनी अथॉरिटी का। तो इसी वजह से प्लूरलिस्ट कभी भी अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं देते सॉवरेन पावर को। प्लूरलिस्ट ऐसा मानते कि स्टेट लेवियाथन नहीं है। लेवियाथन क्या था? लेवियाथन एक सी मॉन्स्टर था जो जितने भी सी क्रिएचर्स हैं उनको ओवर पार कर सकता था, ठीक है, उन्हें कंट्रोल कर सकता था। लेवियाथन किसने हमें दिया ये टर्म लेवियाथन? ये दिया हमें थॉमस हॉब्स ने, ठीक है, थॉमस हॉब्स की बुक का भी नाम लेवियाथन ही है। सो जिस तरह से समुद्र में लेवियाथन सभी सी क्रिएचर्स को, जैसे मछलियों को, सबको कंट्रोल कर सकता है, सबको ओवर पार कर सकता है क्योंकि वो सबसे ताकतवर है ना, उस तरह से स्टेट सभी को ओवर पार नहीं कर सकता। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंडिविजुअल्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोसाइटी में, उन सबको स्टेट ओवर पार नहीं कर सकता है, ऐसा प्लूरलिस्ट्स का मानना है। इसीलिए प्लूरलिस्ट स्टेट को लेवियाथन की तरह नहीं देखते हैं, ठीक है, दे डू नॉट एक्सेप्ट स्टेट एज लेवियाथन।
सो ऐसा कहा जाता है दैट प्लूरलिज्म हैज बीन प्रोपाउंडेड एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ सॉवरेंटी, ठीक है, प्लूरलिज्म जो है वो सॉवरेंटी का क्रिटिसिज्म ही है। तो अब देखेंगे कि प्लूरलिस्ट्स ने क्या क्रिटिसिजम्स दिए हैं सॉवरेंटी के। फर्स्ट, सो प्लूरलिस्ट्स ने ऐसा कहा कि हिस्ट्री पढ़ने पर यह बहुत साफ हो जाता है कि जॉन ऑस्टिन ने जिस तरह के सॉवरेन की बात की है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है, हिस्टोरिकल फैक्ट से ये क्लियर हो जाता है कि जॉन ऑस्टिन ने जिस तरह के सॉवरेन की बात की है जो कि अनलिमिटेड है, ऑटोक्रेट है, सुप्रीम है, ऐसा सॉवरेन कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। सो रिलीजन, ट्रेडिशनल लॉस, कन्वेंशंस, डिवाइन कमांड्स एटसेट्रा, इन सब के ऊपर स्टेट कभी था ही नहीं। जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा था, स्टेट डिवाइन पावर के अंडर में भी नहीं है, स्टेट सबके ऊपर है ना। बट यहां पे ऐसा है कि रिलीजन, ट्रेडिशनल लॉस, कन्वेंशंस, डिवाइन कमांड्स, इन सब के ऊपर स्टेट कभी था ही नहीं। इवन मिडिवल यूरोप में स्टेट वॉज अंडर क्रिश्चियनिटी एंड चर्च, एंड वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट, कमर्शियल एंड सेल्फ गवर्न सिटीज वर नॉट अंडर द स्टेट। मतलब मिडिवल यूरोप में क्या था, स्टेट क्रिश्चियनिटी के अंडर में था, ठीक है, चर्च के अंडर में था, चर्च का ही तो पूरा पार था, तो चर्च एक क्या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही तो है, ठीक है। अब देख रहे हो चर्च एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके अंडर में था स्टेट, यानी जॉन ऑस्टिन गलत हुए यहाँ पे। वेरियस कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सेल्फ गवर्न सिटीज, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट, कमर्शियल, सेल्फ गवर्न सिटीज ये सब स्टेट के अंडर में नहीं थी, है कि नहीं। तो फिर ये जिस ऑल पावरफुल, ऑटोक्रेट, एब्सोल्यूट एंड सॉवरेन स्टेट्स की बात होती है, ये आए कहां से, ये आए एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कहां से आई, डिवाइन राइट थ्योरी से। एंड डिवाइन राइट थ्योरी हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस कर चुके हैं, एंड बार बार मैं यही रिपीट करती थी उस थ्योरी में कि वो थ्योरी जो है गवर्नमेंट को ऑटोक्रेटिक पावर्स दे देती है, ठीक है, ऑल पावरफुल, गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल, ऐसी ताकत देती, गवर्नमेंट इज एब्सोल्यूट। इसीलिए तो डिवाइन राइट थ्योरी को हटाया गया था, डिवाइन राइट थ्योरी को हटाया गया, तभी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई। क्यों आई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्योंकि डिवाइन राइट थ्योरी बार बार यही बोलती थी दैट गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल, इट इज अनलिमिटेड, है ना। वहीं से डिवाइन राइट थ्योरी से ही ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया ऑफ ऑल पावरफुल, ऑटोक्रेट, एब्सोल्यूट एंड सॉवरेन का। सो हिस्ट्री हमें बताती है कि सॉवरेंटी कभी भी एसेंशियल एट्रीब्यूट रहा ही नहीं है स्टेट का। प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं जो स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल हैं, कुछ ऐसी भी एसोसिएशंस हैं जिनकी स्टेट खुद भी रिस्पेक्ट करता है, और जो लोग रह रहे हैं स्टेट में, जो सिटीजन्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो भी इन एसोसिएशंस का पार्ट हैं। सो जैसा कि लास्की का मानना है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर फेडरल है, ठीक है, यूनिटरी नहीं है, मतलब किसी एक के पास पूरी पूरी ताकत नहीं है, इट इज फेडरल। सो स्टेट के अंदर जिस तरह से कुछ स्टेट्स रहते हैं, उसी तरीके से कुछ डोमेस्टिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टेट के अंदर रहती हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट कुछ एसोसिएशंस का मेंबर हो एंड सिटीजन्स भी कुछ एसोसिएशंस के मेंबर हो, बिल्कुल हो सकता है। ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं जहां पे स्टेट भी मेंबर रहता है एंड सिटीजन्स भी मेंबर रहते हैं। जैसा कि स्टेट को ओबीडियंस मिलती है, जैसा कि स्टेट को रिस्पेक्ट मिलती है, जैसे कि स्टेट से हम लोग अटैच हैं, उसी तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिस्पेक्ट मिलती है, ओबीडियंस मिलती है एंड एक सेंस ऑफ अटैचमेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ स्टेट के पास ही ताकत नहीं है सिटीजन्स के ऊपर रूल करने की, ठीक है, सिर्फ स्टेट ही इन सिटीजन्स के ऊपर रूल नहीं करता है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी रहती हैं जो इन सिटीजन्स के ऊपर रूल करती हैं, है कि नहीं। सिर्फ स्टेट ही तो अब रूल नहीं कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी तो इक्वल पावर्स हैं स्टेट की, जो अभी अभी हमने डिस्कस की। ओबीडियंस इन्हें भी मिलती है, ओबीडियंस स्टेट को भी मिलती है, रिस्पेक्ट इनकी भी होती है, रिस्पेक्ट स्टेट की भी होती है। एंड प्रेजेंट कंडीशन में ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो सिर्फ स्टेट ही फुलफिल नहीं कर सकता है। आप एनजीओस को देखो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो सिर्फ स्टेट पूरी नहीं कर सकता है अकेले, है ना।
कुछ एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, या कुछ घर से निकाली गई जो महिलाएं हैं, या जो छोटे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, इनके लिए वेरियस जो एनजीओज हैं वही तो काम कर रहे हैं ना। तो हर काम स्टेट अकेले नहीं कर सकता है, कुछ काम एनजीओज को भी या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को करने पड़ते हैं, है कि नहीं। कुछ लाइफ की ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जो स्टेट अकेले पूरी नहीं कर सकता है, तब इन ऑर्गेनाइजेशंस का वहां रोल आता है। और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेट के पहले ही आई हैं, ठीक है, स्टेट अभी बना भी नहीं था, उसके पहले ये ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं। ऐसी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है उतनी ही जितना कि स्टेट इंपॉर्टेंट है। इवन कुछ तो स्टेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यही चीज सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन की गई है, दैट स्टेट इज नॉट ऑल पावरफुल। और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास इक्वल पावर है स्टेट की तरह। And there are few organizations and associations which are even more powerful than a state. State से भी ज्यादा powerful है कुछ organizations। कुछ तो स्टेट से पहले भी आई हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया। सो लास्की जो इंडिविजुअल फ्रीडम के एक्सपोनेंट हैं एंड उससे सपोर्ट भी करते हैं, उनका ये ओपिनियन है कि जो स्टेट का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उसे इसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है इंडिविजुअल को, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, ये बिल्कुल सच है कि इंडिविजुअल को नीड है, इंडिविजुअल फील्स द नीड कि उसे स्टेट की जरूरत है। क्यों जरूरत है? ये बिल्कुल सच है कि इंडिविजुअल को स्टेट की जरूरत है। क्यों जरूरत है? अपने मटीरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल एंड मोरल प्रोग्रेस के लिए, है ना। बट उसे इसकी भी जरूरत है कि उसे इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनानी पड़ती हैं अपने ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। ये भी सच है कि नहीं। ये सभी एसोसिएशंस, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड प्रोफेशनल, ये स्टेट के इक्वल ही हैं। ठीक है, स्टेट से ना ज्यादा है ना कम है, स्टेट के इक्वल है। वही चीज फिर से, आखिर ये एसोसिएशंस क्यों आई? एसोसिएशंस इसीलिए तो आई ना भाई, पूरी नीड्स, जो सारी नीड्स है इंसान की, वो स्टेट पूरी नहीं कर सकता, है ना। जैसा कि हमने देखा कि स्टेट पर आप डिपेंड हो सकते हो अपने मटीरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल एंड मोरल प्रोग्रेस के लिए, लेकिन जो बाकी नीड्स हैं आपकी, उसके लिए आपको कुछ एसोसिएशंस तो फॉर्म करनी ही होंगी। इसी वजह से ये एसोसिएशन सामने आई, क्योंकि सभी नीड्स स्टेट पूरी नहीं कर सकता है। सो इंसान अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए और डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बन जाता है। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन तो होती नहीं है स्टेट में, काफी सारी होती हैं, सबका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अब यहाँ पे जब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑपोजिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल का रोल आता है। ठीक है, इंडिविजुअल का यहाँ पे क्या रोल आता है कि वो हार्मोनाइज करे इनकी एक्टिविटीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। इन एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से इंडिविजुअल का ये फंक्शन है कि वो हार्मोनाइज करे एक्टिविटीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, है ना। मीन्स इनके गोल्स में, इनके ऑब्जेक्टिव्स में एक हार्मनी लेकर आए, इनकी एक्टिविटीज को हार्मोनाइज करे, एक अग्रीमेंट हो, वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करे, यही फंक्शन होता है एक इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। ही विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटेलेक्ट, कि उसे किसे ओबीडियंस पे करनी है, किस ऑर्गेनाइजेशन की उसे बात माननी है, किसकी कमांड्स उसे फॉलो करनी है, किस एसोसिएशन की कमांड्स वो फॉलो करना चाहता है, ये इंडिविजुअल का अपना डिसीजन होगा। लास्की ने ये कहा है कि इंडिविजुअल के पास ये अधिकार है, ठीक है, कि वो उन लॉज को अपोज कर सके जो उसके इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग या उसके रीजन के अकॉर्डिंग नहीं है ना। कुछ लॉज, कुछ रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो हमारे रीजन के अकॉर्डिंग नहीं होते, मीन्स हमारे और उन लॉज में, हमारे रीजन में और उन लॉज में हार्मनी नहीं होती है, कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। तो उन इंडिविजुअल्स के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे लॉज को हटा सके, ठीक है, अपोज कर सके, इन लॉज को ना माने, ये पूरा अधिकार है इंडिविजुअल के पास।
Thus, pluralism is essential for individual liberty because this individual freedom will not be possible under sovereignty. Of course, sovereignty के अंदर क्या हम individual freedom देख रहे थे? बिल्कुल नहीं देख रहे थे. प्लूरलिज्म में आकर हमने देखा कि इंडिविजुअल फ्रीडम कितनी जरूरी होती है. ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल फ्रीडम को आपको बचा के रखना है तो प्लूरलिज्म को तो लाना पड़ेगा, है ना. प्लूरलिज्म हैज टू बी देयर अगर इंडिविजुअल फ्रीडम को बचाना है तो. सो इंडिविजुअल फ्रीडम के अगर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो ना तो सॉवरेंटी स्टेट के पास है और ना किसी अदर एसोसिएशन के पास है ना, क्योंकि इंडिविजुअल फ्रीडम ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है. तो सॉवरेंटी किसी के पास नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल फ्रीडम, ना ही स्टेट के पास है ना ही किसी और एसोसिएशन के पास है. इन रियलिटी सॉवरेंटी इज वेस्टेड इन रैशनल इंटेलेक्ट, यानी सॉवरेंटी रैशनल इंटेलेक्ट में है. सो सॉवरेंटी रीजन एंड थिंकिंग में रिसाइड करती है. ठीक है, सॉवरेंटी आपको रीजन एंड थिंकिंग में मिलेगी. प्रेजेंट डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर. गवर्नमेंट किसी भी तरीके के कंट्रोल में नहीं है लोगों के. रियल रूलर कौन है? वो है ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंडिविजुअल का डेवलपमेंट रोकते हैं. ब्यूरोक्रेट्स इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होने से उसे रोकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. अगर हम ऐसा चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हेल्प करे इंडिविजुअल को डेवलप करने में, तो हमें इंडिविजुअल्स को पार्टिसिपेट कराना होगा गवर्नमेंट एक्टिविटीज में, तभी डेमोक्रेसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कर पाएगी. सभी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में हमें इंडिविजुअल्स को पार्टिसिपेट कराना होगा अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी कुछ भी काम आए इंडिविजुअल के या उसके डेवलपमेंट में. ये सब तभी पॉसिबल होगा जब ह्यूमन लाइफ के हर इस एस्पेक्ट की हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगी, है ना. और ये किसके अंडर में होगा? प्लूरलिज्म के अंडर में ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है. फिफ्थ पॉइंट, सॉवरेन स्टेट का कोई कैरेक्टर या इजेंस नहीं होता है अकॉर्डिंग टू प्लूरलिज्म. ठीक है, सो अगर हम सॉवरेन स्टेट ले आए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि देयर विल बी अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट एंड इनफाइनाइट राइट ऑफ द स्टेट ओवर एसोसिएशंस एंड इंडिविजुअल्स. यानी कि स्टेट का अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट एंड इनफाइनाइट कंट्रोल हो जाएगा किनके ऊपर? एसोसिएशंस एंड इंडिविजुअल्स के ऊपर. अगर आप एक एसोसिएशन की एक्चुअल पोजीशन देखो तो उस हिसाब से बिल्कुल गलत होगा कि एब्सोल्यूट राइट दिया जाना चाहिए स्टेट को. एब्सोल्यूट राइट आप स्टेट को तभी दे सकते हो जब सभी एसोसिएशंस, जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो सभी स्टेट का पार्ट हो एंड स्टेट की जो एक्टिविटीज है वो बेस्ट हो. ठीक है, सभी एसोसिएशंस स्टेट का पार्ट हो एंड स्टेट की एक्टिविटीज बेस्ट हो, तब आप स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दे सकते हो. लेकिन हकीकत में स्टेट कोई भी ऐसी क्वालिटी फुलफिल नहीं करता है. ना तो सभी एसोसिएशंस स्टेट का पार्ट होती हैं और ना ही स्टेट बेस्ट होता है. देयरफॉर हम ये नहीं कह सकते कि एसोसिएशंस स्टेट के अंडर में होती हैं या स्टेट के कंट्रोल में होती हैं. क्यों? क्योंकि स्टेट को एब्सोल्यूट पावर मिला ही नहीं हुआ है. बिकॉज वो दो कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है एब्सोल्यूट पावर के लिए. कौन सी? ना ही तो सारी एसोसिएशंस स्टेट के अंडर में होती हैं, सेकेंडली ना तो स्टेट की सभी एक्टिविटीज बेस्ट होती हैं. क्रिटिसिज्म्स काफी लॉन्ग है गाइस, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा. सो जॉन ऑस्टिन ने कहा था लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन. ठीक है, लॉ मतलब कमांड है सॉवरेन की, जो सॉवरेन बोलता है वो लॉ होता है. बट प्लूरलिस्ट ने क्या कहा? प्लूरलिस्ट ने ये कहा, उनका ये मानना था ना तो सॉवरेन लॉ बनाता है ना ही सॉवरेन लॉ के ऊपर है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट कोई भी लॉ इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो कमांड ऑफ द सॉवरेन है या उसे स्टेट ने लेजिस्लेट किया या स्टेट ने उसे बनाया है. कोई भी लॉ इसलिए सामने नहीं आता है. इवन ऐसा भी कहा गया स्टेट तो बहुत बाद में आया, लॉ तो उसके पहले ही एग्जिस्ट करता था. लॉ स्टेट के पहले ही इस्टेब्लिश हो चुका था, स्टेट लॉ के बाद आया. जो कि बड़े बड़े ग्रीक फिलोसोफर्स हैं लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस अटैच की है लॉ से. ठीक है, लॉ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लॉ.
एंड उन्होंने इंपॉर्टेंस लॉ को दी है, ना अपने किंग को, यानी सॉवरेन को इंपॉर्टेंस नहीं दी उन लोग ने, उन्होंने इंपॉर्टेंस दी लॉ को। जो सोसाइटी की फीलिंग्स रहती हैं वो ग्रेटेस्ट सोर्स होती है लॉ का। मोनेस्टिक थ्योरी ने क्या बताया, जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा था, लॉ का सोर्स सॉवरेन होता है, बट क्रैब ने यहाँ पे क्या कहा, लॉ का सोर्स होता है फीलिंग्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी की भावनाएं हैं उसी से लॉ हमें मिलता है। किसी भी स्टेट को हम एक्सक्लूसिव लॉ गिविंग अथॉरिटी नहीं कह सकते, लॉ गिविंग अथॉरिटी नहीं कह सकते। एक्सक्लूसिव लॉ गिविंग अथॉरिटी का मतलब है यहाँ पे ओनली लॉ गिविंग अथॉरिटी, यानी स्टेट ही सिर्फ लॉ बना सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हमें लॉ बनाने में हमें ज्यादा से ज्यादा एथिकल एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए। कोअर्शन एंड फोर्स जो स्टेट के पास होता है वो बेसिस होता है ओबीडियंस टू लॉ का, मतलब यानी लॉ को मनवाने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो है कोअर्शन एंड फोर्स, लेकिन लॉ को बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो है एथिक्स। ठीक है, एथिक्स का मतलब है राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट को समझना, वो चीज हमें चाहिए लॉ बनाने के वक्त। लॉ मनवाने के वक्त हमें वो चाहिए जो स्टेट के पास है, यानी फोर्स एंड कोअर्जन। तो लॉ रिप्रेजेंट करता है मासेस को, है ना। लॉ किसे रिप्रेजेंट करता है, किसकी विल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी विल को, इंडिविजुअल्स की विल को रिप्रेजेंट करता है लॉ। इसीलिए सोसाइटी एंड लॉ में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी में हम ही लोग रहते हैं एंड लॉ तो हमारी विल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से सोसाइटी एंड लॉ में कभी भी कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए क्रैब ने रिजेक्ट कर दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी। दस स्टेट सबऑर्डिनेट है लॉ के, क्योंकि स्टेट लॉ दे नहीं रहा है, लॉ बना नहीं रहा है, तो स्टेट ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट है लॉ के, है कि नहीं। तो स्टेट इज सबऑर्डिनेट टू लॉ, एंड जो सबऑर्डिनेट है वो कभी सॉवरेन बन ही नहीं सकता। ये बेसिक प्रिंसिपल है सॉवरेंटी का। इंटरनेशनलिस्ट्स इंटरनेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, मतलब दुनिया में अलग अलग लोग या मतलब दूसरे देशों के लोगों को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड मोरली। ठीक है, देयर मस्ट बी कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। यही होता है काम इंटरनेशनलिस्ट्स का। अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट का ऐसा मानना है जो रूट कॉज है बड़ी बड़ी लड़ाइयों का, बड़े बड़े वॉर्स का, वो यही है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन सॉवरेंटी। ठीक है, जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, विश्व युद्ध हुए हैं, उन सब का कॉज क्या है, वो किस वजह से हुए हैं, वो हुए हैं स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी की वजह से, स्टेट की सॉवरेंटी की वजह से। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में पीस हो, लड़ाइयां ना हो, पीस एस्टैब्लिश हो वर्ल्ड में, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है, तो स्टेट को अपनी सॉवरेंटी छोड़नी होगी। इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट ने एक्सटर्नल सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं। यानी जो एक्सटर्नल सॉवरेंटी होती है स्टेट की, उस पर इंटरनेशनल लॉ ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं या लिमिटेशंस लगाए हैं। सो नॉर्मन एंजल्स, इसकी स्पेलिंग है, इनकी स्पेलिंग है NORMAN, नॉर्मन एंजल्स ANGELS। ठीक है, इन्होंने सॉवरेंटी को कंपेयर किया है मर्डरर्स से। ठीक है, खूनी लोगों से सॉवरेंटी को कंपेयर किया है इन हिज बुक इंटरनेशनल असैसिन्स। ठीक है, इंटरनेशनल असैसिन्स ASSASSINS। ठीक है, असैसिन्स, बिकॉज ये जो प्रिंसिपल होता है सॉवरेंटी का, ये रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल फील्ड में खून खराबे के लिए एंड असैसिनेशंस के लिए, यानी मर्डर्स के लिए। असैसिनेशंस मीन्स मर्डर्स। assassination simply means murder for political reasons. Okay, assassination means murder for political reasons और for personal gain, यानी खुद के फायदे के लिए या political reasons के लिए किसी का मर्डर कर देना, किसी का खून कर देना। इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से भी देखा जाए तो कोई भी स्टेट पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। बहुत पावरफुल स्टेट्स जो भी हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, उनको भी दूसरे स्टेट्स पर डिपेंड होना पड़ता है कोऑपरेशन एंड हेल्प के लिए, जो कि आज हम देख भी रहे हैं।
और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो स्टेट अपने लेवल पे टैकल कर भी नहीं सकता, स्टेट खुद से वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकता है, वो सॉल्व हो सकती हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बियॉन्ड होती हैं स्टेट के कंट्रोल के, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सॉल्व किया जाता है। अगर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी हटा दिया जाए, ठीक है, खत्म कर दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वॉर्स जो हो रहे हैं और जो बाकी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं वो भी सॉल्व की जा सकती हैं। सो इंटरनेशनलिस्ट्स के अकॉर्डिंग सॉवरेंटी इज अ न्यूजेंस, NUISANCE। न्यूजेंस का मतलब होता है समथिंग विच कॉजेज अनॉयंस और इनकन्वीनियंस, यानी इनकन्वीनियंस कॉज करती है ये वर्ल्ड में, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट, प्लूरलिस्ट का ऐसा मानना है कि अनलिमिटेड पावर्स जो हैं वो इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती स्टेट के द्वारा, यानी स्टेट अनलिमिटेड पावर्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है अगर उसे ये पावर दे भी दी जाए तो। क्यों? क्योंकि इसलिए स्टेट ने जब भी अनलिमिटेड पावर्स का यूज किया है तब तब रिवॉल्यूशंस हुए हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया है स्टेट की अनलिमिटेड पावर्स को और उन्होंने रिवोल्ट किया है इसके अगेंस्ट। इसीलिए जब जब स्टेट ने अपनी अनलिमिटेड पावर का यूज किया है, अपनी अनलिमिटेड ताकत का यूज किया, तब तब रिवॉल्यूशंस हुए हैं, ठीक है, लोग स्टेट के अगेंस्ट गए हैं। इसीलिए इन सबको रोकने के लिए स्टेट अपनी अनलिमिटेड पावर को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, अदरवाइज बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशंस होंगे। सो गाइज, लेट्स कंक्लूड दिस पार्ट 1 ऑफ द प्लूरलिस्टिक थ्योरी। आज हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए उससे ये तो पता चल गया कि प्लूरलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि आज का जो स्टेट है, ठीक है, ना तो वो अंदर से सॉवरेन है, ना तो वो इंटरनली सॉवरेन है, ना सॉवरेन है वो एक्सटर्नली, ठीक है। सॉवरेंटी ना ही तो इंटरनली अब एग्जिस्ट करती है, ना ही एक्सटर्नली एग्जिस्ट करती है। कुछ एसोसिएशंस दोनों ही तरीके की सॉवरेंटी पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, यानी इंटरनली भी रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं और एक्सटर्नली भी रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। तो सॉवरेंटी बस एक प्रिंसिपल रह गया है, ठीक है, सिर्फ एक बुक्स में ही रह गया है, प्रैक्टिस में ये अब नहीं रह गया है। प्रैक्टिस में ये कब से खत्म हो चुका है। सिर्फ बुक्स में और थियोरेटिकली आप इसे एक एज अ प्रिंसिपल रीड करते हो, प्रैक्टिकली अब ये कब से खत्म हो चुका है। सो अब स्टेट सुप्रीम नहीं रह गया एंड थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी सिर्फ एक एलिमेंट रह गया है पास्ट का, ठीक है, हम इसे पास्ट में ही पढ़ते थे, पास्ट का ये एलिमेंट है, अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है क्योंकि स्टेट सुप्रीम रह ही नहीं गए हैं। बट यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अगर चलो एक्सेप्ट कर ले थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड सॉवरेंटी को, ठीक है, इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा होता है, तो पता है हम क्या गलती करते हैं? हम ये गलती करते हैं स्टेट और गवर्नमेंट का जो डिफरेंस रहता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं या उसे भूल जाते हैं। एंड ऐसा प्रैक्टिकली भी होता है। जब ऐसी चीजें एक्सेप्ट कर लोगे आप, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड सॉवरेंटी, तो पता है क्या होता है, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसे भूल जाया जाता है। एंड जो एब्सोल्यूट पावर्स होते हैं वो गवर्नमेंट यूज करती है स्टेट के नाम पर ऑटोक्रेसी एंड टायरनी बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑल पावरफुल बनने के लिए गवर्नमेंट इसका यूज करती है। ये प्रैक्टिकली होता भी है, दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। जब आप प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट थ्योरी और अनलिमिटेड सॉवरेंटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस खत्म हो गया, ठीक है, इग्नोर कर दिया गया, उसे भूल जाया गया। अब जो गवर्नमेंट है वो एब्सोल्यूट पावर यूज करेगी लोगों पर रूल करने के लिए, ठीक है, टायरनी बढ़ाने के लिए, ऑल पावरफुल होने के लिए, अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। इस वजह से भी आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस वजह से भी अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट सॉवरेंटी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेट और गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस इग्नोर कर दिया जाएगा एंड गवर्नमेंट इन पावर्स को यूज करेगी सिटीजन्स के अगेंस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब वहां भी आकर मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं या डाउट बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी। अपनी इंस्टा आईडी लॉ पीप्स पर मैं अपने वीडियोस के अपडेट्स एटलीस्ट 1 डे बिफोर पोस्ट कर देती हूँ, तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा वीडियो कब आने वाला है।
सो गाइस सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है, अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। इस थ्योरी का पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। So thank you for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.